देखो, एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ आपको। एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बहुत लोगों को एवरेज और एसएल, दो तरह के लोग यहाँ पे, एक जो है जो एसएल दे के अपना पोजीशन काट लेते हैं जब उनका निगेटिव होता है, ठीक है, और एक जो होते हैं जो एवरेज करते हैं, ठीक है, एवरेज करते हैं। तो दोनों में देखो प्रॉब्लम क्या है। एसएल वाले को क्या है, एसएल वाले शॉर्ट टर्म में, ठीक है। और दूसरी चीज़, एसएल वाले ये भी हो सकता है कि उन्होंने फंडामेंटल देखा ही नहीं है, ठीक है, उन्होंने जिसमें पोजीशन बनाया उसमें फंडामेंटल नहीं देखा, बस प्राइस एक्शन आया और उस पर एंट्री ली, प्रॉफिट दिया तो ठीक है, अगर उसके अगेंस्ट गया प्लान के तो एसएल दे के निकल जाएंगे। मींस मैंने प्लान बनाया कि ऐसे पैटर्न बना के यहाँ से ऐसे निकलना चाहिए, ठीक है, तो मैंने इस वाले पॉइंट पे ख़रीदा कि अब ऊपर जाएगा, लेकिन ये क्या हुआ, ये नीचे की ओर निकल गया, तो यहाँ मेरा एसएल होगा तो मैं यहाँ निकल जाऊँगा एसएल दे के, कोई दिक्कत नहीं, एसएल दे दूँगा मैं, क्योंकि मेरे प्लान के अगेंस्ट चला गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एवरेजिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, इस पॉइंट पे ले लिए, अब इस पॉइंट पे आ गया, फिर कुछ क्वांटिटी डाल दी, यानी पहले 100 का शेयर ख़रीदा हुआ है, 100 क्वांटिटी कितना है उसका 100, यानी पूरा इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000 के करीब ये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। 10,000 एक स्टॉक में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इसी पॉइंट पे। अब क्या हुआ, मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है, नीचे गिर गया तो अगर 5 पॉइंट गिर गया या 10 पॉइंट गिर गया तो 10 पॉइंट एसएल दे के कुछ लोग निकल जाएंगे, 10 पॉइंट का एसएल दे के कुछ लोग निकल जाएंगे जो चार्ट पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि चार्ट ही न्यूज़ बता, जो भी न्यूज़ हो वो चार्ट पे एज ए प्राइस एक्शन की तरह हमें दिख जाता है। मींस अगर कोई अपर सर्किट लग रहा है तो अपर सर्किट लग रहा है, इट मीन्स कि न्यूज़ उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा है, इसलिए अपर सर्किट लग रहे हैं। तो उनके अनुसार या फिर जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनके अनुसार क्या हुआ कि जो चार्ट है वो पहले न्यूज़ बता देता है। मीन्स अगर ऐसे चल रहा है मार्केट और गिरने लगा तो कहीं पे जाके ट्रेंड ये चेंज करेगा, तो जो ये ट्रेंड चेंज किया है यहाँ पे चेंज किया है, यानी उस स्टॉक में कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे ये क्रॉस लेवल करते जाएगा, यानी वो स्टॉक अच्छा कर रहा है, तो जो फंडामेंटल नहीं देख रहे वो चार्ट से भी काम चला लेते हैं। यानी जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ वो यहाँ पे एंट्री लिए, यहाँ पे एंट्री लिए, यहाँ पे लिए एंट्री हो गया। और फंडामेंटल वाले क्या किए कि उन्होंने यहाँ लिया एंट्री, यहाँ लिया एंट्री, और नहीं यहाँ नहीं लिया, वो गए यहाँ पे, यहाँ ख़रीदा था, यहाँ तक गया, और फिर जब नीचे गिरने लगा तो जो ये बाइंग प्राइस था उनका, उनके जैसे ही नीचे आएगा तो फिर वो बाई कर लेंगे, यहाँ फिर बाई करेंगे, समझे, क्योंकि उनको और डीप में मिल रहा है। मीन्स जैसे देखो यहाँ पे 100 का शेयर था और ये कोई है जो एसएल दे के निकल गया, यानी 10 पॉइंट का लॉस, यानी 10 × 10 यानी 1000 का लॉस दे के वो निकल गया, ठीक है। फिर भी उसके पास 9000 का कैपिटल है जो अगले ट्रेड में वो ले सकता है, सेम डे या फिर अगले दिन, ठीक। अब ये क्या हुआ, बी ने क्या किया, 100 शेयर लिया 100 रुपये के हिसाब से, और जैसे ही नीचे गया 90 गया, तो 90 जाने के बाद फिर उसने 100 रुपये 100 शेयर और डाल दिए, ठीक है। तो अब टोटल शेयर कितने हो गए उनके 200, और एवरेज प्राइस क्या हो गया, एवरेज प्राइस क्या हो जाएगा, कितना 95, ठीक है। एवरेज प्राइस हमारा 100 से शिफ्ट होके 95 आ गया ना। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अब क्या हो गया कि 200 × 95 कितना हो गया टोटल, 200 × 95 19,000, यानी आपने बड़ा कैपिटल लगा दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ से ये नीचे आएगा, इस लेवल तक आ गया, अगर आप तो जानते नहीं हो, आप भविष्यवाणी तो कर नहीं रहे हो कि आपकी सारी बातें सही हो जाए,
कोई नहीं कर सकता मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ प्रिडिक्शन पे काम होता है मार्केट में। ये फंडामेंटल वाले भी जो भी है वो भी प्रिडिक्शन पे काम करते हैं, उनके बैलेंस शीट और उनके काम को देख के, ठीक है, प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे वो क्या कर सकता है। अब ये देखो यहाँ 95 से जैसे ही 5 कम होगा तो अब हो गया इनका 90 रुपीज़ और स्टॉक है इनके पास 200, यानी इसने 2000 रुपये अभी करंट में लॉस इनका अकाउंट में दिख रहा है, ठीक है। चलो मानते हैं कि 90 पे जब आया फिर 100 शेयर इन्होंने डाल दिया, 100 शेयर डाल दिए, तो अब क्या हो गया इनका, अब टोटल शेयर हो गए 300 शेयर हो गए। और अब इनका एवरेज प्राइस क्या आ जाएगा, थोड़ा और कम जाएगा, 92.5 अप्रॉक्स जाएगा यहाँ तो, ठीक है, यानी कम गया। यहाँ से सर्टिनिटी कोई अनसर्टेन है कि अब नीचे आया है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो गारंटी नहीं है कि ऊपर जाएगा। अगर ये 90 या फिर 85 तक चला गया तो आपका सबसे बड़ा सबसे बड़ा कैपिटल एक ही स्टॉक में फंस गया, ठीक है, 300 क्वांटिटी आपका एक स्टॉक में फंस गया, जबकि इसने जो 1000 का लॉस दे के निकल गया होगा, ये 9000 से रेगुलर 400 या 800 कमा के ये 3-4 हज़ार कमा लेगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, यहाँ से अगर अपसाइड स्टार्ट हो, वहाँ से अपसाइड स्टार्ट हो, तो उनके ब्रेक इवन वैल्यू तक आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। मान लेते आ भी गया, ठीक है, ब्रेक इवन तक, तो उनका लक है, उनका एनालिसिस है, वहाँ तक आ गया, ठीक है। दूसरा चीज़, जब और ऊपर गया तो और अच्छा प्रॉफिट होगा। अब सोचो जिसने 1000 का यहाँ लॉस दे के निकाल लिया था पैसा, तो जैसे ही यहाँ ट्रेंड चेंज हो जाएगा 90 या 85 के पास से, कोई तो ट्रेंड बनाएगा, कोई तो पैटर्न बनाएगा। ऐसे थोड़े है कि यहाँ आया फिर ऐसे चला जाएगा। जब नीचे आया इस हिसाब से, जब मार्केट नीचे आया इस हिसाब से चलते चलते, तो कहीं से तो पैटर्न बनाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे आया नीचे ऐसे निकल जाएगा, ऐसे नहीं निकलेगा। तो जिसने यहाँ 1000 रुपये का लॉस दे के निकाला था एसएल, अब इस पैटर्न पे यहाँ 90 में या 85 जो भी हो वहाँ पे वो बाई करेगा, ठीक है। अब जब बाई करेगा तो यहाँ से भी वो पैसे कमाएगा। लेकिन इसने क्या किया, जो एवरेज करते गया, वो बहुत दिन तक अपना कैपिटल एक ही स्टॉक में फंसा लिया। अब मान लेते हैं जिसके पास बड़ा कैपिटल है, चलो वो एवरेज कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब मान लेते हैं जिसके पास 10 लाख कैपिटल है, उसने एक स्टॉक पे 50,000 या फिर 1 लाख लगाया है, तो सही है। वो कर लो, आप माइक बंद कर लो। माइक नहीं बंद हो रहा है, क्या बात है, कोई सेटिंग कर दी क्या? किसी का नहीं बंद हो गया सर? नहीं, किसी का नहीं बंद हो पा रहा है। अच्छा समझ गया मैं, चलो वो मेरा प्रॉब्लम है। हाँ कहाँ था मैं, एक मिनट। हाँ तो आप देखो, स्मार्ट तो ये है ना जिसने एसएल दिया और फिर यहाँ से एंट्री लिया और लगातार ये प्रॉफिट कर रहा है। लेकिन अगर किसी ने 10 लाख का उसका कैपिटल है, ठीक है, और वो 50,000 या फिर 1 लाख रुपए एक स्टॉक पे यहाँ लगाया था, फिर उसके नीचे गिरने पे फिर उसको 50,000 लगाया, फिर लगाया 50,000, यानी वो एक स्टॉक में 1.5 लाख के करीब वो डाल दिया एवरेज करने के चक्कर में। यानी उसके पास रेगुलर कोई ना कोई सामने पैटर्न दिखेगा, कोई ना कोई अच्छा स्टॉक दिखेगा, ऐसा नहीं है। जब आपको आ जाएगा स्टॉक सेलेक्ट करना, तब आपके पास इतने स्टॉक होंगे कि आपके पास पैसे कम पड़ जाएंगे मार्केट में पैसे लगाने के लिए, समझे? तो
अब एक स्टॉक में फंसने से अच्छा था कि ये यहाँ निकल गया, यहाँ फिर पोजीशन बना सकता था। अगर गिर रहा है बहुत अच्छा, इसका क्यों ना कितना भी क्यों ना फंडामेंटल बढ़िया हो, गिर तो रहा है ना, गिर रहा है तो एवरेज नहीं करना चाहिए। पता है कब करना चाहिए? इसने गलती क्या की? जो एवरेज यहाँ करते जा रहा था उसकी गलती क्या थी, बता सकते हैं? ये 3 पोजीशन इसका A1 A2 A3 3 जगह पोजीशन था, इसने गलती क्या की? सेम सेम क्वांटिटी दिया उसने। ठीक है, और कुछ? डिमांड से नहीं बना है सर उसमें, कहाँ तक आएगा वहाँ से बाय करना है। हाँ, और कोई जो बताइए, जो भी बताइए, जो भी आपको लगे आप बता सकते हैं, क्योंकि आप जब तक आप इस चीज़ को नहीं बताओगे, जब तक आप इस चीज़ को कोशिश नहीं करोगे तो आप समझोगे नहीं। आपको गलत सही जो भी आता है, मैंने देखा ग्रुप में कुछ लोग हैं जो ये सोच के नहीं बताते हैं कि मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है, लोगों को ज़्यादा दिखता है। आप बताओ, आपका एनालिसिस कोई ठीक नहीं है, आपका एनालिसिस हो सकता है सबसे डिफरेंट हो, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो जो है मेरे पास वो तो मैं बताऊंगा। इन्होंने गलती क्या की थी? देखो, क्वांटिटी सेम ऐड करना वो सही चीज़ है, क्वांटिटी सेम ऐड जब तक आप नहीं करोगे तो आपका एवरेजिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। आपका 100 क्वांटिटी था, आप उसमें 25 ऐड करोगे तो कोई मतलब नहीं है एवरेज का, वो आपका प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, आपके प्राइस में कोई उतना चेंज नहीं आएगा, क्वांटिटी बढ़ते जाएगा बस। प्रॉब्लम यहाँ था कि जब वो कहीं पे डिमांड पे नहीं था, जहाँ डिमांड पे रहता या डिमांड जोन बनाया और वहाँ पे रहता, या फिर कहीं पे ग्रीन होना स्टार्ट होता तो बनता। जैसे मीन्स क्या होता है, जैसे कैसे होता है, तो ये गिर रहा था तो ये यहाँ एवरेज इन्होंने किया, यहाँ किया एवरेज, यहाँ किया एवरेज, यहाँ किया एवरेज, लेकिन करना था इनको कहाँ एवरेज? यहाँ पे एवरेज करना चाहिए था, यहाँ पे एवरेज करना चाहिए था। मतलब ये जैसे जैसे ये बना रहे यहाँ जैसे जैसे ये अप ट्रेंड बनाना स्टार्ट कर रहा था, यानी लास्ट स्विंग इसके क्रॉस हो रहे थे, वहाँ उनको एवरेज करना चाहिए था, जिससे कि क्या होता कि उसके प्राइस ना साथ के साथ बढ़ते रहते और एवरेज प्राइस उनका नीचे होते जाता है, क्वांटिटी बढ़ते रहते हैं, और जब अप ट्रेंड हो चुका है तो पैसे भी बढ़ते हैं, अच्छा पैसा बढ़ता है, उस समय एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट हमारा ज़्यादा अच्छा चलता है। लेकिन इसी को हम लोग एवरेजिंग ना कह के पिरामिडिंग कह देते हैं कि अब पिरामिडिंग कर रहे हैं, मीन्स एवरेजिंग का ही दूसरा वर्ड है ये, कि जब नीचे के लिए गिरता है तो लोग एवरेजिंग करते हैं, अप साइड के लिए जाते हैं तो पिरामिडिंग करते हैं। पिरामिडिंग में क्या होता है कि जैसे कोई स्टॉक आपने यहाँ ख़रीदा, ये यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, जब यहाँ से यू टर्न बनाया तो फिर आपने बाई कर लिया, इसके ब्रेकआउट हो गया, बाई कर लिया। अब आपका यहाँ था बाइंग और यहाँ था ऐसे, यहाँ था आपका बाइंग, यहाँ था ऐसे, अब आपने यहाँ ब्रेकआउट पे बाई किया, यहाँ देखो 100 शेयर थे, फिर जब यहाँ गया प्रॉफिट आपको दिखा कुछ, यहाँ गया तो मान लेते प्रॉफिट हो गया 110 रुपये, अब ये नीचे आया 105 पे और फिर 111 पे गया। अब क्या करना चाहिए इनको? 100 शेयर और ऐड कर देना चाहिए, अब हो गए 200 शेयर, ठीक है। अब इनका एसएल कहाँ आ जाएगा? कॉस्ट पे आ जाएगा। यानी मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो जाए तो अब डबल क्वांटिटी के हिसाब से इनका लॉस ना हो जाए। पिरामिडिंग में यही प्रॉब्लम होता है कि जब अगर रिवर्स हो गया तो आपका एसएल अगर ज़्यादा नीचे रह गया तो आपका यहीं से लॉस स्टार्ट हो जाता। पहले तो था कि यहाँ से लॉस ये स्टार्ट होता जब नीचे जाता, तो अब क्या हो गया कि पिरामिडिंग करने पे आपका एवरेज प्राइस अप साइड बढ़ गया, पिरामिडिंग में एवरेज प्राइस आपका अप साइड हो गया, ठीक है। तो ये जब यहाँ से जब आए 200 शेयर पे, तो देखो एवरेजिंग में प्राइस हमारा डाउन साइड हो जाता है एवरेज प्राइस, और पिरामिडिंग में हमारा प्राइस अप साइड चला जाता है, समझे? क्योंकि हम जो दोबारा बाइंग करते हैं ना एवरेजिंग में, वो लोअर वैल्यू पे बाई करते हैं, इसीलिए एवरेज प्राइस हमारा नीचे जाता है, और पिरामिडिंग में एवरेज प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि दोबारा जब हमने बाई किया थोड़ा महंगा पे बाई किया, इसलिए एवरेजिंग प्राइस जो होता है ना उसमें एवरेज प्राइस थोड़ा ऊपर दिखता है,
समझे? तो वहाँ एसएल का सबसे बड़ा खेल होता है कि आपका एसएल एग्जैक्ट जगह पे लगना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे मतलब ऐसा हो कि आपका सिर्फ जो नया फ्रेश 100 क्वांटिटी आपने जो ऐड किया है यहाँ पे सिर्फ उसका लॉस हो। अगर मार्केट आपको गलत प्रूफ कर दिया तो सिर्फ वो 100 क्वांटिटी का लॉस हो, लेकिन ये जो 100 क्वांटिटी आपने फर्स्ट बार बाई किया था उसका प्रॉफिट आपका रुक जाए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे एसएल ही डाल के बैठे हो तो फिर जब ये आएगा तो आपको डबल लॉस दे जाएगा। मतलब आपका प्लान था 2000 रुपये देने का, आपने पिरामिडिंग किया और एसएल आपने वहीं पे रखा या फिर गलत जगह पिरामिडिंग कर दिया, मीन्स मार्केट ने मूव दिया ही नहीं है और आपने एवरेजिंग कर दिया, तो उस कंडीशन में आपके एसएल ये डबल हो जाएगा। समझे? पिरामिडिंग लोग कह देता है आसान, लेकिन पिरामिडिंग इतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सबसे अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, आज से ही कोशिश करना स्टार्ट कर दो। देखो इक्विटी में बहुत कम लोग से ट्रेड करते हैं, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत कम लोगों, ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होगा ऑप्शन में या फिर एफएनओ के स्टॉक्स में या फिर कुछ लोग स्विंग करते होंगे, ठीक है। लेकिन कैश में स्विंग करो आप, उसमें क्या होगा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि एसएल कहाँ डालना है और एसएल के साथ साथ पिरामिडिंग कहाँ करना है। बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कराता है। मैं बता रहा हूँ अभी भी मैं लगभग 2 साल से रेगुलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा हूँ। आपने जितना इंडेक्स को समझा नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा मैंने ट्रेड किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि इंडेक्स में कहाँ गलतियाँ होती हैं, ठीक है। फिर भी मैं आज खुद को वो करता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा खींचने की कोशिश करता हूँ। अब जिस दिन मुझे मार्केट सही नहीं दिखेगा, जिस दिन मुझे मार्केट अगर सही नहीं दिखेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो उस दिन मैं स्टॉक ढूंढना स्टार्ट करूँगा। मतलब खाली नहीं बैठना है। जैसे आज मार्केट मैं देखता हूँ कि जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट में कहीं एंट्री नहीं मिली आपको, जैसे तैसे घूम रहा है। जैसे अभी तो आप लोग ज़्यादा दिन आपको नहीं हुए हैं, मुश्किल से 1 साल हुए होंगे, या फिर 1 साल भी आपने प्रॉपर इंडेक्स ट्रेड नहीं किया, तो आपको क्या लगेगा कि यार मतलब आपको सबसे ज़्यादा एंट्री मिलेगा। अब देखो कोइंसिडेंस नहीं है ये, और ये समझने की बात है, इंडेक्स सबसे कम आपने ट्रेड किया है और आपकी एंट्री और नंबर ऑफ ऑर्डर आपके ज़्यादा पड़ रहे हैं। आपसे ज़्यादा मैंने ट्रेड किया है, लेकिन मेरी एंट्री और ऑर्डर सिर्फ 1 या 2 पड़ता है या 3 पड़ता है। वीक में जाके 4 ऑर्डर पड़ते हैं या 5 ऑर्डर पड़ते हैं, और आपका एक दिन में 5 ऑर्डर पड़ जाता है। ये समझो, आप इस चीज़ों को समझो। जैसे जैसे आप आगे मैच्योर होगे, मैच्योर तो आप लोग हो, मैं जानता हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप स्टॉक या फिर मार्केट में मैच्योर हो जाओगे तो आप समझ जाओगे कि ज़्यादा ऑर्डर से मतलब नहीं है, आपका परफेक्ट एंट्री होना चाहिए। गलत हो गए कोई बात नहीं, बंद, दुकान बंद, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा आ जाता हूँ उस पर। हाँ, ये समझा रहा था मैं, थोड़ा सा इसको क्लियर करके फिर आता हूँ आपको जोन पे। ये देखो प्राइस एक्शन आपको दिखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपकी एंट्री होती, जिसने यहाँ एवरेज किया होगा, यहाँ किया होगा, यहाँ किया होगा, अब बताओ इसको कौन बचाएगा? यहाँ पे से यहाँ गिरेगा तो उसको एवरेज अब करना चाहिए यहाँ यहाँ यहाँ, कि अब मार्केट ऊपर जाएगा तो अच्छा प्रॉफिट देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो वीकली में जो दिख रहा है हमें अभी, वीकली के अनुसार तो ये दिख रहा है कि जब तक ये क्रॉस ना करेगा तब तक हमें वेट करना चाहिए। और दूसरा चीज़ मैंने क्या बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई भी कर रहे हो तो इस स्टॉक को बाई करके यहाँ हॉल्ट करने दो। जब तक ये हॉल्ट नहीं करेगा तब तक बड़ा मूव नहीं मिलेगा, तो ये इसको हॉल्ट करने का थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मैं डेली में देख लेता हूँ। और प्रॉपर एक ट्रायंगल बन रहा था, आपको ये चीज़ मैंने नहीं दिखाया। प्रॉपर एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से,
नीचे के लेवल से। समझे, प्रॉपर ट्रायंगल बना रहा है और ये जैसे ही इसके हाई को निकालेगा, ये वाला जोन को हाई को या फिर इसके हाई को, या फिर यहाँ भी निकल जाए ना, यहाँ देखो ये जैसे ही 200 पे निकलेगा, 204-5 पे, तो ये वाले पॉइंट को निकाल देगा, इस वाले स्विंग को निकाल देगा। तो इस स्विंग को निकलते ही ये स्विंग हमारे लिए इजी हो जाएगा अप साइड में निकलने के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ मैं 50 का EMA डाल देता हूँ इसमें डेली में आपको। अब जिनको नहीं समझ आता है मार्केट का कुछ ऐसा चीज़, तो उनको कुछ नहीं करना है, आप EMA पे भी बाई करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो दिखे कि 50 या 200 के EMA पे है, आराम से उसको बाई कर लो, लेकिन याद रखो आप फ्यूचर मत बाई कर लेना, आपको कैश बाई करना। तो अभी आपका ये बाई करने लायक बहुत अच्छे जोन पे है और अच्छा प्राइस है, आप बाई करो, इसको रोको, लगभग 3 महीने तक रखो। 3 महीने तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, ये तो 1 महीने या 2 महीने के अंदर में ये अच्छा मूव दे देगा। एक साइड अच्छा कंपनी है, समझे। ये देखो 50 के EMA 188 पे 50 का है ये डेली में, और डेली में EMA अच्छा से काम करता है। आप EMA पे काम करो, बहुत अच्छा है। ये यहाँ से आएगा और ये निकलेगा। ये जो है ना पहला इसका 200 का वो रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मैं इसको लाइन ऐसे खींच दूँ, अब देखो मैंने छोटे टाइम फ्रेम में डालते ही हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट चेंज हो गया, समझे। छोटे टाइम फ्रेम में डालते ही ये हमारा स्विंग जो होगा पहला वो होगा स्मार्ट एंट्री का। जो लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करना चाहते हो वो यहाँ कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ से निकलेगा भी ना, तो आपको इस रेंज में ये बार बार रोकेगा। ये देखो ये जो फॉल है, और ये इस रेंज में 200 से 210 के रेंज में अगर रह गया, अगर तो बढ़िया जाना चाहिए इसको। अच्छा स्टॉक है, आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो। चलो मैं आता हूँ।